अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 6 से जो हमने क्विज कंडक्ट किया था फ्लूइड डायनामिक्स, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था, ये आपको पता है। जीरो था इसका आंसर, क्योंकि आइडियल फ्लूइड जो है उसकी लेयर्स के दरमियान किसी किस्म की कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, लिहाजा विस्कोसिटी जो है उसकी जीरो होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बर्नौली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, ये भी इन्फॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन है। बर्नौली क्वेश्चन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है, जबकि क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्मिनल वेलोसिटी जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वो रेडियस के साथ कैसे रिलेट करती है। तो ये हमें फार्मूला पता है, वी टी इज इक्वल टू 2g रो आर स्क्र डिवाइडेड बाई 9 ईटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेडियस के साथ ताल्लुक है वो आर स्क्र का है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी। जिन चीज़ों पे थोड़ा फोकस किया करें, आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट दिए जाते हैं। बॉडी जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो फिर नेट फोर्स हमसे पूछा जा रहा है, नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी हमें बता रही है कि ये वो कंडीशन है जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो लिहाजा इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है एफ नेट वो बॉडी पे जीरो हो गई। ठीक है, तो लिहाजा नेट फोर्स जो है वो ना तो डाउनवर्ड लगेगी ना अपवर्ड लगेगी, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल रॉन्ग, तो ये नन ऑफ दीज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हर चौथा ऑप्शन होता है वो नन ऑफ दीज का होता है। सिमिलरली पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर भी हर चौथा ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी ऑफ मास 8 kg इज मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स ऑन इट। तो ये भी देखें, इसमें भी ये आपको बताया गया कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये चीज आपको इंडिकेट कर रही है, आपको डायरेक्शन बता रही है कि आपने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो ड्रैग फोर्स उस पर कितनी लगेगी, हमें पता है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो एक्चुअली वो आप कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करता है, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो उस कंडीशन के तहत होती है जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे मूव कर रहा है, और उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो लिहाजा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर इक्वली एक्ट कर रही है। तो लिहाजा अगर आपने ड्रैग फोर्स फाइंड करनी है तो आप सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर लें, और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एम जी के इक्वल, और एम आपके पास 8 है, जी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, तो 80 न्यूटन। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखें, तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, लेकिन कंसेप्ट देखना चाहता था कि आपको चीज़ों का कितना कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें भी 2 किलोग्राम की एक बॉडी है जो वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो ऐसी कंडीशन के तहत मूव कर रही है जिसमें ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वली एक्ट कर रही है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखें, जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस केस में जो एफ नेट होती है यानी नेट फोर्स वो जीरो हो जाती है। जब एफ नेट जीरो है तो इसका मतलब है एफ नेट की जगह आप सेकंड ऑफ मोशन से एम ए इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और यहाँ से ए जो है वो आपके पास जीरो आ जाएगा, यानी बॉडी जो है वो किसी किस्म का उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करती है, और लिहाजा दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। सेवन क्वेश्चन, पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी इज बीइंग गिवन फ्लूइड इंटरवेंशनली, द फ्लूइड है द डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। क्योंकि ये अगर आपको चीज़ें ना समझ आ रही हो तो ये यूनिट देख लिया करें। इसके साथ तो खैर डेंसिटी मेंशन है कि ये 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है ये डेंसिटी गिवन है, लेकिन इसके साथ ये गिवन नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो इसका ये देख लें, मीटर क्यूब दिया हुआ है या क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है। ऑफ इट फ्लोज इनटू अ पेशेंट एवरी 6 आवर, हर 6 घंटों में इतना फ्लूइड जो है वो उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, टाइम 6 घंटे दिया। फाइंड द मैस फ्लो रेट इन किलोग्राम पर सेकंड, ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि आपने क्या फाइंड करना है, मैस फ्लो रेट, मैस फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकंड। तो मैस फ्लो रेट अभी हम चेक करते हैं, मैस फ्लो रेट यानी मैस पर यूनिट टाइम आपने फाइंड करना है। तो मैस आप निकाल सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो डेंसिटी का फार्मूला लगाएं तो आपके पास डेंसिटी के फार्मूले से आता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से आप मैस निकाल सकते हैं, वो आएगा रो इंटू वी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे रो इंटू वी ओवर टाइम, और रो जो है वो गिवन है 1030, और वॉल्यूम भी गिवन है आपके पास 9.5 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो 6 आवर है, 6 घंटे। तो 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, तो 6 घंटों में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखें, न्यूमेरिकल जब पीपीएससी में या एफपीएससी में होते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, लेकिन हमें करने होते हैं। तो इसका आसान तरीका जो होता है अप्रॉक्सीमेट मेथड आपने यूज करना होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपने लेनी होती हैं, और इस तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट करना है। अब इसका भी 2 तरीकों से आप आंसर फाइंड करेंगे, ये हमेशा याद रखें कि अगर आप ऑप्शन में देखें, अगर 10 की पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर्स को मैनेज करें, लेकिन 10 की पावर को भी कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझ लें कि अगर ऑप्शन के अंदर आपने देखना है कि जो 10 की पावर है उसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आपने अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो वैल्यूज गिवन है उसकी सिर्फ 10 की पावर को मैनेज कर लें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर 10 की पावर बहुत करीब करीब है, तो फिर आपको
क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा के कंप्लीट सॉल्व करना होगा। जैसे कि हम अगर ऑप्शन देखें तो 10⁻³ या 10⁻5 है, यानी दो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी आपस में करीब करीब ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर 10⁻4 और 10⁻5 देखें नीचे जो है तो उसमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाली दो जो है वो नेगेटिव है और नीचे वाली दो जो है पॉजिटिव है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि या तो आपका आंसर 10 की पावर माइनस में आएगा या फिर 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है दो ऑप्शन आपके निकल जाएंगे, या तो पॉजिटिव वाले निकल जाएंगे या फिर नेगेटिव वाले निकल जाएंगे। आपके पास जो ऑप्शन रह जाएंगे बाकी जिनमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है वो सिर्फ दो ऑप्शन रह जाएंगे, या तो पॉजिटिव दो या फिर दो नेगेटिव। तो ये ट्रिक्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो अभी देखें इसको हम कैसे करते हैं। ये जो 1030 आपको नजर आ रहा है, 1030 को भी आप 10 की पावर में ले जाएं, क्योंकि मैंने कहा है कि आपने 10 की पावर मैनेज करनी होती है। तो 1030 को जब आप 10 की पावर में ले जाएगा तो ये बनेगा 1.0 10⁻3। और 9.5 जो है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख लें 10, 10 लिख लें। 9.5 को आप 10 लिख लें मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये जो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 3600 है, इसको भी आप लिखें 3.6 10⁻3। तो ये 10⁻3 और ये 10⁻3 आपस में कट गया, और ऊपर रह गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 है, तो 3.6 की बजाय आप यहाँ पे 4 ही ले लें, ठीक है। और ऊपर आपके पास बन जाएगा 10 और नीचे बन जाएगा 6 4 24, यानी ऊपर आ गया 10 नीचे आ गया 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब देख लें यहाँ से आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आपके ये जो नीचे वाले दोनों ऑप्शन है ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों इनकी एक्सपोनेंट जो है वो 10 की पावर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो या तो ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन में भी नेगेटिव टर्म है और बी ऑप्शन में भी 10 की पावर नेगेटिव है। अब 10 डिवाइडेड बाई 24 आपने करना है तो ऐसा करें कि ए काम और करें 24 को आप लिखें 2.4 10⁻1 और ऊपर 10⁻⁴ है। तो ये नीचे वाला जो 10⁻1 है ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से 10 डिवाइडेड बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ हो जाएगा। अब 10 को आपने 2.5 से डिवाइड करना है, ढाई से आप कह सकते हैं। तो अगर तो 5 होता तो आपका आंसर 2 आता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 10 है तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, 4 10⁻⁵। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो 4 10⁻⁵, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रॉक्सीमेट आंसर चूंकि हमारा आया हुआ है तो 10⁻³ तो हो नहीं सकता, लिहाजा बी ऑप्शन 10⁻⁵ है। बेशक हमारा जो 10⁻5 से पहले -5 से पहले जो नंबर है वो 4 आया हुआ है, जबकि इधर जो ऑप्शन की इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर है वो 4.5 है। तो इन चीज़ों से परेशानी होना, क्योंकि आपने चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ली हुई है, लिहाजा ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 जो -5 है वो आपकी एक्जैक्टली इसके इक्वल आ गई। तो इस तरीके से आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ पाइप इज 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये फ्लो रेट दिया हुआ है, ठीक है, फ्लो रेट। और ये यूनिट्स आप देख लें, क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड मतलब है कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है। इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पाइप इज 10 मीटर पर सेकंड देन रेडियस ऑफ द पाइप। अब ये देखें, ये जो आपको चीज़ गिवन है फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ए वी जो है ये इक्वल था कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये मैंने बताया था ये जो कांस्टेंट की है ये आपका फ्लो रेट है, और इसका यूनिट भी मैंने बताया था, क्या यूनिट था, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ उसने दी आपको 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, वो आपने उसने आपको फ्लो रेट दे दी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू लगाएं, एरिया जो है पाइप का वो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, वी उसने आपको दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, और फ्लो रेट उसने दे दिया 0.1। ये वैल्यूज आपको गिवन, आपने रेडियस फाइंड कर लेना है। तो आर स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 0.1 को डिवाइड कर दें 10 से, और सिमिलरली पाई से भी डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करें 3.14, तो 3.14 लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली 3 लगा दें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाने की कोशिश किया करें जितने भी स्टेप कम से कम हो सके आप करें, बजाय कि आप यहाँ पे पहले 3.14 लिखें और अगले स्टेप में आप जाके फिर सिंपली 3 करें। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। और अब चूंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ से एक बात और भी हमें पता चली कि हमें एंड पे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, तो लिहाजा आप कोशिश करें कि ये नंबर कुछ इस तरह एडजस्ट करें कि आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट लेना आसान हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर जो है वो कोशिश करता हूँ 100 बनाने की, क्योंकि 100 का स्क्वायर हमें पता है 10 होता है, और नीचे फिर जो भी बनेगा। तो 0.1 को जब मैं खत्म करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास नीचे 10 और 30 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये 1/300 आ जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, ये इधर भी आप स्क्वायर रूट से सॉरी ले लें, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 300 का जो स्क्वायर रूट लेना है वो आप इस तरह करें, 3 का अलग कर लें और 100 का अलग कर लें। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, और 3 का जो स्क्वायर रूट है आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 से छोटा होगा, यानी 1.3 या इस तरह। तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 1.3 कर लें या 1.5 कर लें। तो अब आपका जो आंसर आ गया है वो आएगा आर इज इक्वल टू 1/13। तो आप हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आर इज इक्वल टू 1/13। तो अब आपके लिए एक नया ट्रबल है कि 1 को 13 से कैसे डिवाइड करना है। तो इसके लिए दोबारा मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कुछ ऐसे लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में बनाएं, 1/1.3 10⁻1 बनेगा, और 10⁻1 ऊपर जाके 10⁻1 हो जाएगा, और आपके पास 1.3 नीचे रह जाएगा। तो 1.3 को आप सिंपली 1 लिख लें और ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 10⁻1। तो 1 10⁻1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके पास आ गया 0.1।
0.1 आपका आंसर आ रहा है। 0.1 ये, चूंकि आपने स्टैंडर्ड वैल्यू सारी लगाई हुई थी तो इसका जो यूनिट आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट आएगा मीटर। ये याद रखें, जब आप अपनी कैलकुलेशन में सारी वैल्यू स्टैंडर्ड पुट करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में आता है। तो लिहाजा रेडियस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर होता है, क्योंकि हमने आर्स को कन्वर्ट कर दिया था। सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो थी ये भी मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, और जो फ्लो रेट है ये भी क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो लिहाजा ये 0.1 मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये आपके पास जो करीब करीब आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर, वो ये 9.43। दिस इज द राइट ऑप्शन। फ्लो रेट फ्रॉम लार्जर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज डैश देन दैट ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, यानी लार्जर क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है उसमें से फ्लो रेट ज्यादा होता है, कम होता है, इक्वल होता है कंपेयर टू स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि चाहे पाइप का बड़ा क्रॉस सेक्शन हो या क्रॉस सेक्शन छोटा हो, जो फ्लो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताती ही यही है कि ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा क्या था, ये फ्लो रेट था। इसका मतलब है कि फ्लो रेट आपका कांस्टेंट टर्म है। तो चाहे बड़े क्रॉस सेक्शन का पाइप हो, इसमें से निकलने वाला फ्लूइड इसका फ्लो रेट, या स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाला जो पाइप है उससे से निकलने वाला जो फ्लूइड है, दोनों का फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है, यानी दोनों तरफ से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पे जो वाटर बॉयल होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। और चूंकि माउंट एवरेस्ट पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो लिहाजा जो वाटर है वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। नॉर्मली आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे लेस देन 100, तकरीबन 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। लेकिन 56 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ना भी पता हो तो कम से कम इतना ही तो आपको जरूर पता है कि उसने 100 पे नहीं होना, 100 से कम पे होना है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 100 से कम हो, तो लिहाजा बेस्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, ये भी इंफॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था। रो वी स्केयर का यूनिट क्या होता है, तो बर्नौली इक्वेशन है, आपको पता है पी प्लस 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट है। तो ये मैंने बताया था कि चार टर्म्स आपके पास, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ये चौथी टर्म है। इन सारी टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दरमियान में इक्वल है, ये गारंटी दे रहा है कि चारों टर्म्स की डायमेंशन सेम है। तो लिहाजा 1/2 रो वी स्केयर की डायमेंशन बिल्कुल वही होगी जो प्रेशर की होगी, और प्रेशर की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, ये आपको असाइनमेंट भी दी थी इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है इन टर्म ऑफ एनर्जी जूल पर क्यूबिक मीटर, यानी जूल पर क्यूबिक मीटर, ये आंसर आएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फ्लो रेट। फ्लो रेट का जो यूनिट होता है वो क्या था, क्यूबिक मीटर पर सेकंड या पर टाइम। ये फ्लो रेट, क्योंकि फ्लो रेट कहाँ से आया, ये फ्लो रेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया, ये इज इक्वल टू कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्लो रेट। बार बार चीजें दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो लिहाजा फ्लो रेट का यूनिट निकालने के लिए आप यहाँ पे आ जाए, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो लिहाजा ये बन गया क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये। और 14 क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ फ्लूइड विच इज, बर्नौली इक्वेशन किस फ्लूइड के लिए वैलिड है, स्टेडी फ्लो के लिए वैलिड है, इनकंप्रेसिबल के लिए, नॉन विस्कस के लिए, तो सभी के लिए वैलिड है, लिहाजा ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन लास्ट, ए पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन है द डेंजर ऑफ फॉलिंग, कोई भी बंदा जो है वो फास्ट मूविंग ट्रेन के गिर्द अगर खड़ा है, उसके करीब खड़ा है, तो उसका गिरने का चांस है किधर, ट्रेन की तरफ गिरेगा या पीछे गिरेगा, ये दो ही ऑप्शन है, या क्या अपनी जगह पे बरकरार रहेगा तो वो ट्रेन की तरफ गिरेगा, क्योंकि जब ट्रेन आपकी फास्ट मूविंग ट्रेन होगी तो उसके साथ जो एयर की स्ट्रीम लाइंस होंगी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, जब वहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो हमने पढ़ा है कि वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, तो लिहाजा उस शख्स और ट्रेन के दरमियान जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, और उस बंदे के पीछे जो प्रेशर है वो हाई होगा, लिहाजा पीछे से उसको एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगी और वो ट्रेन की तरफ उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो शख्स डेंजर में है टू फॉलिंग टूवर्ड्स ट्रेन। तो लिहाजा बेस्ट ऑप्शन जो है इसका ये है टूवर्ड्स द ट्रेन।